नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। मैं BA-LLB से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल आपके बीच में डिस्कस कर रहा हूं। वैसे आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, जैसे मुझे कमेंट्स के थ्रू बच्चे बताते रहते हैं। मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पर रेगुलर कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि सर आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो की वजह से हमारे एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। तो जैसे कि हमारे 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं। पहला एग्ज़ाम हमारा इंग्लिश का हो चुका है, दूसरा हमारा हो चुका है सोशलॉजी का, और तीसरा आज हो गया पॉलिटिकल साइंस का। तो आज का पेपर अभी मैंने देखा नहीं है। वैसे काफ़ी बच्चों के जो कमेंट्स हैं उसके थ्रू ऐसा लगता है कि पेपर को काफ़ी अच्छा आया था और बच्चों ने अच्छा ही किया है। तो आज जो अब हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है परसों, वो है हमारा इकोनॉमिक्स 1 का एग्ज़ाम है, BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आज मैं इसी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेके आया हूँ। तो मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। आप मेरे को देख पा रहे हैं मेरे चैनल को। जिन लोगों ने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो का वो भी फ़ायदा उठा सके। स्पेशली उन बच्चों तक मेरे क्वेश्चंस को पहुँचा दें जो पूरी साल पढ़ाई नहीं करते, लास्ट में जाकर उन्होंने किताबें खोली और पास होना चाहते हैं कम पढ़कर। तो कम पढ़कर पास होने का यही तरीका है कि जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसके अच्छी तरह से आप आंसर तैयार कर लें और एग्ज़ाम में उसको बढ़िया तरह से लिखे आएँ। क्योंकि मेरे क्वेश्चन बताने से क्वेश्चन तो आपका रिपीट हो जाएगा, एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर, उसमें से पेपर आप पूरा अटैम्प्ट कर पाएंगे 100 मार्क्स का। लेकिन अगर आपने सही से क्वेश्चन को तैयार ही नहीं किया होगा, उसका आंसर तो सही से आपने तैयार ही नहीं किया होगा, उसको सही से लिख ही नहीं पाएंगे, तो आपके मार्क्स कैसे आएंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं इकोनॉमिक्स 1 के। आइए उसको आगे शुरू करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। कमेंट्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स है। मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ का आंसर देने की। कोशिश मेरी ये रहती है कि परफेक्टली आंसर आपको दूँ। जो चीज़ मुझे पता है, जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है मैं आपको लिख के बता दूंगा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो जो सेक्शन B और C है हमारा इकोनॉमिक्स का, जो कवर होता है, जिसमें हमारे 20 मार्क्स और 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सेक्शन B में से हमें 1 क्वेश्चन करना होता है, सेक्शन C में से हमें 2 क्वेश्चन करना होते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। जो तीनों क्वेश्चन हैं हमारे वो हो जाते हैं हमारे 80 मार्क्स के। तो 80 मार्क्स का पेपर हमारा सेक्शन B और C में से हमारा कवर हो जाता है। अब की बार मैंने इकोनॉमिक्स जो है एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा बच्चों की जो जब से ज़्यादा बैक है बच्चों की वो इकोनॉमिक्स में आती है। तो इकोनॉमिक्स में जो है वो 12th के बच्चों को भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। और अब जो आपका BA-LLB का फर्स्ट सेमेस्टर है, यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स आपका काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में आता है। तो इसी वजह से मैंने इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी चेंज की है। इस बार मैंने आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन लिख के दिए और हर यूनिट में 3 से 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। उसमें से आप कोशिश ये कीजिए कि 50% पोर्शन हर यूनिट का आप कंप्लीट करके जाइए, बड़े तरीके से लिख के जाइए। पढ़ना पूरा ही है आपको हर यूनिट का, लेकिन 50% क्वेश्चन जो है हर यूनिट के, उनका आंसर आपको लिख कर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि वो क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपका एकदम जो है आंसर है वो बढ़िया तरीके से आप लिख पाएँ और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा यूनिट 5 हम कवर कर रहे हैं। लास्ट यूनिट से हम उल्टे सीक्वेंस में चलेंगे 5 से 1 तक, क्योंकि जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो लास्ट यूनिट में से आते हैं, इसलिए मैंने पहले उसी यूनिट को कवर किया है। डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के विभिन्न फंक्शंस क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, वो बताने हैं आपको यहाँ पे। हाउ डज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल द क्रेडिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से क्रेडिट को कंट्रोल करता है, ये बताना है आपको। ये दोनों क्वेश्चन हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली एक जैसा आंसर है, इसलिए मैंने इसको अलग से नंबर नहीं दिए, इसको उसी में कवर कर लिया है। What is the importance of the small scale industries in the Indian economy? What are the problem of the small scale industries? Small scale industries की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर, और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको यहाँ पे बतानी है। क्या प्रॉब्लम्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही आती है। तो कॉटेज इंडस्ट्री से जुड़ा क्वेश्चन भी आप कर लेना, वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। What are the problem faced by the small and the medium industries in India? What are the steps taken by the government for their remedy? क्या प्रॉब्लम्स है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज और मीडियम इंडस्ट्री फेस करती है इंडिया के अंदर, और इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, यहाँ पे आपको ये बताने हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडिया। प्राइवेटाइजेशन करने के क्या ऑब्जेक्टिव है इंडिया में जो है अधिकतर, जैसे मोदी गवर्नमेंट है, अब इसने क्या किया है कि जितनी भी हमारी पब्लिक कंपनियाँ थी, पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ थी, सरकारी कंपनियाँ थी जो लगातार लॉस में चल रही थी कई सालों से, तो इसने क्या किया, उन कंपनियों को जो है प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। तो इसका हमें कितना एडवांटेज मिल रहा है ये आपको यहाँ पे बताना है, और कितना डिसएडवांटेजेस है पब्लिक सेक्टर कंपनी के ख़त्म होकर प्राइवेट सेक्टर कंपनी में चेंज हो जाना। तो आपको यहाँ पर यही डिस्कस करना। आगे आ जाते हैं हम।
आर पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि नहीं है, और हैं तो कैसे हैं, आपको यहाँ पे ये बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, पूंजीकरण क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन द कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन में बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल है, ये बताना है। तो 5 क्वेश्चन हो गए आपके यूनिट 5 के, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। अब आता है यूनिट 4 पे। यूनिट 4 जो है हमारी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर बढ़ती हुई पॉपुलेशन के क्या कारण है। एक्सप्लेन द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया के पॉपुलेशन पॉलिसी को एक्सप्लेन कीजिए। और क्रिटिकली एनालाइज कीजिए पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसकी बुराइयां क्या है, उसको किस तरह से आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके डीमेरिट्स क्या है, यहाँ पे आपको वो बताना है। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट इकोनॉमी, एक प्लांट इकोनॉमी के क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफ़िकल्टीज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री इंडिया, इंडिया के अंदर जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर की जो इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर चल रही है, इसकी क्या डिफ़िकल्टीज़ है, वो किस तरह के एटमॉस्फेयर में काम कर रही हैं। राइट अ नोट ऑन द नीति आयोग, नीति आयोग कब बना था, इसको किसने बनाया था, इसके क्या काम है, ये क्या काम करता है, और क्या क्या इसका मैनेजमेंट का क्राइटेरिया है, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया, इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग के जो अचीवमेंट्स हैं, उसके जो फेलियर्स हैं, वो बताना है आपको कि प्लान्स कितनी हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं और कितनी हद तक प्लान्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं इंडिया के अंदर। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस इंडिया, इंडिया के प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हैं वो आपको बताने हैं। व्हाट आर द लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव, ये इंसेंटिव हो गया है, इंसेंटिव नहीं है, इंसेंटिव है, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। विच ऑफ द टू इज़ बेटर फॉर डेवलपिंग कंट्री एंड वाई, दोनों में से डेवलपिंग कंट्री के लिए कौन सी बेहतर है और क्यों, ये बताना है आपको। ये यूनिट 4 होगा, इसमें टोटल मैंने 7 क्वेश्चन दिए, इसमें से आप 4 क्वेश्चन कर लेना, जो भी आपको ठीक लगते हैं उन 4 क्वेश्चन का अक्षर आप करके जाना। उसके बाद आ गया यूनिट 3, व्हाट डू यू मीन बाय द नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, आप नेशनल इनकम से क्या समझते हो, नेशनल इनकम के कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं वो आपको बताना है। इनमें जो है एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और रेवेन्यू मेथड, ये 3 मेथड है, वो आप कर लेना इसको। अब यूनिट 2 में आ जाते हैं, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द डिमांड, द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, डिमांड कितने तरह की होती है और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ये बताना है आपको। व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फिजिकल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट और फिजिकल पॉलिसी में क्या रिलेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड है वो बताने हैं आपको। व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस, हाउ इट इज़ अटेंड, मार्केट प्राइस क्या है, वो कैसे अटेंड कर सकते हैं। डिस्कस द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद द पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ टू कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या फंक्शन है, वो कैसे कंट्रोल करता है इसको। ये यूनिट 2 में टोटल 4 क्वेश्चन है, आप 2 क्वेश्चन को इस तरह से तैयार कर लेना। अब आ गया यूनिट 1, व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप कंट्री, इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हैं अंडर डेवलप कंट्री के लिए। गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द इकोनॉमिक एज अ साइंस और एन आर्ट, इकोनॉमिक के फेवर में आप बताइए कि इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट्स है या साइंस है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो टोटल आपकी जो यूनिट है 5 यूनिट मैंने कवर कर दिए। जैसे यूनिट 1 में आपके 2 क्वेश्चन है, आप 2 ही कर लेना। यूनिट 2 में जो है आपके 4 क्वेश्चन है, कोई 2 कर लेना, तो 4 और 2, 2 और 2 हो गए आपके 4 क्वेश्चन। उसके बाद आ गया आपका यूनिट 3, यूनिट 3 के अंदर यूनिट 3 के अंदर बस 1 क्वेश्चन है, आप वही कर लेना। फिर आ गया हमारा यूनिट 4, यूनिट 4 में टोटल हमारे हैं 7 क्वेश्चन, आप 4 कर लेना। तो वहाँ पे हो गया था आपका 4 और 1 5, 5 और 4 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन के बाद यूनिट 1 में आते हैं, उसके है यूनिट 5 में आते हैं 5 क्वेश्चन, इनमें कोई 3 कर लेना। तो टोटल हो गया 13 क्वेश्चन। तो 13 ही क्वेश्चन मैं हमेशा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, 13 ही क्वेश्चन इस बार भी इंपॉर्टेंट है। तो इस 13 क्वेश्चनों करने से मेरी गारंटी है कि आप 70% मार्क्स आपके डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे अगर आप ढंग से इसको करके जाते हो और वहाँ पे प्रेजेंटेशन आपका आंसर का परफेक्ट रहता है। तो कोशिश करें कि आंसर के प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि अगर आप अच्छे से आंसर को लिख के आएंगे तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ समझने से या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आ जाने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें आंसर जो है ना वो पॉइंट वाइज लिखें, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखें और दोनों साइड
पेज में मार्जिन छोड़ें, इससे शीटें आपको जल्दी भरेंगी, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र में शीट भरती है तो काफ़ी दिखती हैं एग्जामिनर को और वो मार्क्स देने पर मजबूर हो जाता है। तो एक राइटिंग थोड़ी सी अच्छी रखें, इतनी ख़राब राइटिंग ना हो कि एग्जामिनर पढ़ ही ना पाए, उसको पता ही ना लगे आपने क्या लिखा है। तो मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल एजुकेशन ऑफ दिल्ली के साथ जुड़ने के लिए। एग्ज़ाम आपके जैसे ख़त्म होने ही वाले हैं, अब इसके बाद एक हिस्ट्री का एग्ज़ाम और बचा है। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं आपके बीच में और भी कई तरह की वीडियो शेयर करूँगा कि आप जो LLB कर रहे हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आपके एडवोकेट भी बन सकते हैं, आप जुडिशरी में भी जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो क्या क्या फ़ायदे हैं, आपकी दिशा देने की कोशिश करेंगे कैरियर को कि आप किस तरह से इन चीज़ों को आगे मेंटेन कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल एजुकेशनल और ज्वेलरी के साथ जुड़ने के लिए। अभी तक जिसने भी शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, जिन्होंने भी आप सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, कितना फ़ायदा हो रहा है मेरे वीडियो से। फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो ही बताएं, क्योंकि मैं ऐसे कमेंट्स को भी लाइक करता हूं जो सच बोलते हैं। तो इसलिए आप सब मेरे चैनल पर कमेंट ज़रूर करें।